जय हिंद दोस्तों, मैं लखन मोदी आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता है। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं की गणित स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रश्न वाले 1.1 की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ अध्याय 1 ले रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या है। इधर देख लो, ये वाला क्वेश्चन रहेगा प्रश्न वाले 1.1 का कि निम्नलिखित संख्याओं के को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। जो प्रश्न वाले 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है ये वाला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में बताना है कि जो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं इसके बारे में बताता है। लेकिन मैं इससे पहले आपको कुछ बताता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले वो समझो। अगर आपके पास नहीं लिखी है तो आप नोट बना कर लिख लेना। देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वह होती है जो x से स्टार्ट होती है। अगर आपके पास ये नहीं लिखा है तो आप प्लीज इसको लिख लेना, ठीक है। देखिए जरा, प्राकृत संख्या वह होती है जो x से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश करके अनंत तक जाती है, उस संख्या बोलते हैं प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। फिर दूसरे नंबर पर आती है पूर्णांक संख्या। इससे पहले हम देखें पूर्णांक संख्या कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वह होती है जो जीरो, जैसे कि प्राकृत संख्या x हो गई तो एक तो रहेगा इसमें, पर इसमें जीरो भी आ जाता है। 0 1 2 3 ऐसे डेस करके अनंत, ये क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। फिर हम तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या वह होती है जिसमें समझना कि मैंने लिया यहाँ पे 0, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे डेस करके मैं अंत तक गया और 0 से वापस इधर आया, जैसे -1 -2 -3 ऐसे इधर भी अनंत तक हुआ आया। तो ये सारी जो संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 इसमें दिया गया, इसमें दिया गया, पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या ही होगी। 0 1 2 3 4, ये देखो 0 1 2 3 4, तो यह भी सही है। तो आपको समझ में आएगा प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। इसके बाद सम विषमता आपको पता है, सम विषम में कुछ बतानी है नहीं। इससे के बाद आप समझो भाज्य संख्या। चौथे नंबर पे भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह होती है जिसके 3 गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या होती है जिसके कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3 गुणनखंड होने चाहिए। 3 गुणनखंड होने चाहिए। अब गुणनखंड क्या होते हैं? देखो मैं समझाता हूँ, इधर समझो। मतलब ये रफ कार्य है, मैंने कोई सा शब्द लिया जिसमें मैंने 10 ले लिए। अब 10 को मेरे को गुणनखंड निकालने, तो 2 से भाग दिया, 2 से कितनी बार? 5 बार। फिर 5 से देंगे, 5 से गया 1 बार, तो क्या हो गया? 5 के गुणनखंड हो गया, क्या हो गया? 2 5 और 1। मतलब सीधा सिंपल है, बात यह है कि 10 में किस किस से भाग जाएगा? 10 में किस किस से भाग? 1 से भी जाएगा, 10 में 2 से भाग जाएगा, 10 में और 5 से भी जाएगा। तो कितने गुणनखंड हो गए इसके? ये 1 है, एक गुणनखंड है, 2 गुणनखंड और 3 गुणनखंड है। तो 10 के कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड है। अतः जो 10 है वह भी हमारी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। तो भाज्य संख्या के अंतर्गत लिखना कौन कौन समझ में आए? जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो भाज्य संख्या में क्या कौन कौन संख्या आएगी? जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, ऐसे ये भी करके अनंत तक जाती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। फिर देखना फिफ्थ नंबर पे आप समझो भाज्य हो गया, अभाज्य समझो कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या होती है जो एक व स्वयं से भाग जाए। क्या होती है? एक व स्वयं से भाग जाए। जो एक व
स्वयं से भाग जाए। ए को स्वयं से भाग जाए कैसे? जैसे मान लो मैंने इधर ले लिया, इधर समझना आगे। मान लो यहाँ देखना, ये इतने में समझ में आ जाएगा। जैसे 3 है, 3 में किससे भाग जाए? 1 से जाएगा और 3 से जाएगा, तो इसके कितने गुणनखंड है? 2 ही गुणनखंड हुए। तो ये कैसी संख्या है? ये अभाज्य संख्या है। जैसे जैसे करके यहाँ पे लिख सकते हो आप 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके अनंत तक होती है। अब इधर देखना, जो दो कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य संख्या है, दो ऐसी, बाकी जो सारी सम संख्या भाज्य संख्या के अंतर्गत आएगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये लिख लेना आप, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को रोक के लिख लेना। फिर इसके बाद कितने हो गए थे? 5 हो गए शायद। छठे नंबर पे देखना परिमेय संख्या, कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखो, परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हो। क्या होती है? परिमेय संख्या, जहां पर क्या होता है? Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0 मतलब होता है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जहां पर 0 नहीं होना चाहिए। तो P बटे Q का मतलब क्या होता है कि जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 4/5, तो ये क्या है? अंश। ये हर, अंश बटे हर, क्या बटे में लिख दिया मैंने। जो बटे वाली संख्या होती है, सिंपल सा फंडा है, जो बटे वाली संख्या होती है उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1/2, 4 बटे कुछ भी लिख दो 7, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? 5/0 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये Q है, और बट Q का क्या बोल रखा है कि 0 नहीं लेना है, तो ये कैसी है? ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 7वें नंबर पे देखो आप, कौन सी पे अपरिमेय हो गए। फिर हम देखते हैं अपरिमेय। देखना जरा ध्यान से कि जो अपरिमेय संख्या होती है, यहाँ संख्या लिख लेना। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या वह होती है जिन्हें हम रूट में लिखते हैं, मतलब ऐसा, जिसे रूट में लिखते हैं, √3, √5, √7, ये सारी संख्या कैसी है? ये सारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। खास करके जो मैंने अभी बताया था, ये वाला अभाज्य वाला, ये ध्यान रखना है कि एक और स्वयं से जो जिसमें भाग जाए, जिसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभी अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। ठीक है, चलो हम प्रश्न वाले 1.1 स्टार्ट करते हैं। और कुछ काम का है ही नहीं ऐसा, जैसा जो जिसकी जैसे जरूरत पड़ती जाएगी हम ऐसा करते जाएंगे। चलो क्या करते हैं? प्रश्न वाले 1.1 स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्रश्न वाले 1.1 का पहला क्वेश्चन देखना जरा। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो पहला क्वेश्चन क्या है? 140 है। ठीक है, चलो 140 को क्या करना है? मुझे निकालना है कि इसका गुणनखंड क्या होगा। देखिए जरा, चलो ये रहा पहला क्वेश्चन। हाँ, कहाँ से दिख रहा है? यहाँ से दिख रहा। पहले का पहला कौन सा? 140 वाला। तो कैसे निकालना? हल 140 के गुणनखंड निकालने हैं आपको। इसमें भाग देना है। किससे? पहले छोटे से छोटे संख्या से भाग देना है। भाग कैसे दिया जाता है पहले वो समझो। जैसे यहाँ देखना है, लास्ट में क्या लिखा है? 0। 0 की संख्या सम है, अर्थात यहाँ पर अगर जो सम है तो इसमें 2 से भाग जाएगा, सही। तो 2 से 1 में नहीं जाएगा, तो हम 1 और 7 में 14 में देंगे, तो कितने बार जाएगा? 7 बार। फिर 0 ऐसा, फिर 2 से फिर एक और बार 0 आ गया। ठीक, अब देते 2 से 3 बार जाएगा, बचा कितना? 2 6 होते हैं, बचा 1, तो कितने हो गए? 10 हो गए। तो 2 पंजे की 10।
फिर देखो 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि अब पीछे क्या है, विषम संख्या, 3 से भी नहीं जाएगा, अब सीधा 5 से जाएगा, तो 5 सत्ते की 35, फिर 7 से एक बार जब तक भाग देना है जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, ये इसको गुणनखंड बोलते हैं, 2 2 5 7, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर तो दिख रहा है ना आपको? एक सेकेंड, ठीक है, हाँ क्लियर दिख रहा है। क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, देखो दो दो बार है ना, तो 2 की घात 2 गुणा की 5 इंटू का 7, इस ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, 1 2 3 हो, अभाज्य संख्या वही होती है ना। देखो अभाज्य गुणनखंड में मैंने बताया कि 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है, तो ये क्या है हमारा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड दोस्तों, मेरी स्क्रीन कहाँ चली गई, ये रही। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरा करते हैं। देखना जरा दूसरा कौन सा है, दूसरा है 156। हल 156 को फिर से ऐसा करना है, मैंने क्या समझाया था कि पीछे देखना है समय के विषम, अगर समय 2 से बिल्कुल भाग जाएगा, 2 से 7 बार जाएगा, 2 सत्ती 14 बच्चा के 1 2 अट्ठी 16, फिर समय तो फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6 2 नवे की 18। अब देखो अब सम नहीं है, अब क्या आ गया, विषम आ गया, तो अब किससे भाग जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3 3 3 9, अब 13 एक अभाज्य संख्या, तो 13 को 13 का ही जाएगा, ठीक है। तो इसके कौन कौन से हो गए, 2 2 3 और 13। इसको भी ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13, यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। एक एक करके समझते जाना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को वापस करके देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, इधर देखना जरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 38 25। देखो ये वाला करवा रहा हूँ मैं, यहाँ देख लेना, ये पहला दूसरा ये तीसरा चौथा और ये पांचवा, ठीक है। अभी पहले का ही चल रहे हैं, तो 38 25 3825। देखो पीछे क्या है, विषम संख्या है, इसमें 2 से भाग जाएगा नहीं, तो इसमें क्या करते 3 से भाग देके दे जाता है कि नहीं, तो 3 एकम 3 3 दूनी की 6 3 दूनी 6 कितने बचे, 2 बच गए, फिर 22 हो गया यहाँ पे, तो 3 सत्ते के 21। अब देखो 22 हो गया, 3 सत्ते 21, तो बचा के एक एक और बच गया, क्योंकि 3 पंजे की 15, ठीक है। हम फिर 3 से भाग देते हैं, तो 3 चौक 12 3 दूनी की 6, फिर 3 पंजे की 15, फिर 3 से भाग देते। अब 3 से नहीं जाएगा इसमें, अब 5 से भाग देते हैं, 5 अठे के 40 पचम 25, 5 अठे 40 पचम 25, फिर 5 से देंगे चला जाएगा, 5 कम 5 बचे 3 5 सत्ते 35, फिर 17 से देते हैं, तो 17 कम 17, ठीक है, पूरा पूरा भाग चला गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको गुणनखंड लिखते हैं, 3 गुणा 3, ये वाले 3 गुणा 3 गुणा की 5 गुणा की 5 गुणा की 17, तो 3 की घात 2 इंटू 5 की घात, देखो ये दिख नहीं रहा, हाँ 17, ठीक है। तो यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। ये देखना आ रहा हो समझ में। तो 1.1 के जो पहला हमारा प्रश्न है उसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। चलिए चौथा करते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन कौन सा, ये वाला 5005। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th 5000, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से लिख लेता हूँ, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5005 है। देखिए इसको कैसे करते हैं हल, ये देखो छोटे छोटे सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ। पहले किससे भाग देंगे, हम 5005 को हम देंगे पहले 5 से भाग देंगे, ठीक है। दे दिया मैंने 5 से भाग, 5 कम 5 0 0 1, फिर किससे भाग जाएगा, अब देखो ये जाएगा 7 से, जाएगा कितने बार, 7 कम 7 7 चौक 28 7 21, तो 7 कम 7 बचे कितने 3, तो 31 7 चौक 28,
28 बच्चे कितने, 2 उस पे 7 थे 21। अब 11 से 11 कम 11 बच्चे कितने, 3 11 थे 33। फिर 13 से जाएगा, 13 कम 13, तो इसके क्या गुणनखंड बने, इसके बने 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा, लास्ट क्वेश्चन है पहले प्रश्न का, 5वां, ये 7429। देखना जरा इसको, 7429 को, ठीक है, मैं देता हूँ भाग, कैसे जाएगा, ये शुरू से इसमें छोटे छोटे संख्या 2 3 4 किसी से नहीं, ये डायरेक्ट जाएगा 17 से, कितने बजेगा, 17 से 4 बज जाएगा, 17 34 17 7 चुक 2 68, 17 चुक 68, तब पीछे सो ज़्यादा हो जाएगा, 17 चुक 68 कितने बचेंगे 6, तो क्या 62, 17 तो 51, कितने हो 9 10 11 बचे, तो कितने हो गए 119, 17 से 119, फिर जाएगा ये 19 से, तो 38, कितने बचे 5, 19 दिया 57, फिर 23 से जाएगा, 23 से कम 23, तो क्या हो गया 17 गुणित 19 इंटू 23, ही क्या हमारा आंसर है। तो पहले क्वेश्चन के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। जो पहला था ना, ये देखिए जरा, दिख रहा है कि नहीं, हाँ 140 156 38 25 5005 और 74 29 से सारा हो गया। अब देखिए जरा प्रश्न क्रमांक 2 दूसरे पेज पे दिया है, इन्होंने लिख रखा है, देखिए जरा ध्यान से देखना, दिख रहा होगा क्लियर, ये वाला, कि जो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो पहला प्रश्न क्या हमारा 26 और 91, हमें ये बताना है कि जो इन दोनों का जब अगर हम गुणा करेंगे तो इन्हीं संख्या का एचसीएफ और इन्हीं संख्या का जो एलसीएम अगर जो गुणा करेंगे तो क्या वो दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, हम चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम दूसरे का, हाँ यहाँ से आ रहा है, दिख रहा है ये, यहाँ से दूसरे का पहला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा पहला क्या, 26 और 91, ब्लर हो गया थोड़ा सा, एक सेकेंड। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। देखो इसका हल, पहले मैं क्या करता हूँ, इसका एचसीएम निकालूंगा फिर निकालूंगा एलसीएम। तो पहले 26 का गुणनखंड निकालते, जैसे कि अभी पिछले हमने निकाला था सेम ऐसे ही निकलेगा इसका भी। पहले 2 से भाग दो, कितनी बार 2 कम 2 तो 6, फिर 13 से जाएगा डायरेक्ट, 13 कम 13, तो इसका गुणनखंड क्या हुआ 2 और 13, ऐसे 91 का निकालेंगे। ठीक है, तो 91 का गुणनखंड निकालेंगे तो हम पहले 7 से देते भाग, 7 कम 7 और 7 21, फिर 13 का एक बार। तो देखो एचसीएफ एक्चुअल में होता क्या है, एचसीएफ का मतलब होता है कि वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन कौन सी है, 13। अरे भाई 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो क्या हो गया इसका एचसीएफ हो गया। जो एलसीएम होता है, एलसीएम कैसे निकालते, पहले तो दोनों का जो कॉमन है वो लिख लो, अब जो बच्चे संख्या वो लिख लो, जैसे इधर बच्चे 2 लिख दिया, इधर बच्चे 7। ठीक है, अब इनका कर देते गुणा, इनका जो गुणा करने पर आएगा वो होगा 13 दूनी 26, 26 सत्ता 182, तो 182 क्या है, ये हमारा एलसीएम है। अब देखो प्रश्न में क्या बोल रखा है कि दो संख्याओं का गुणा, मैं लिख देता हूं, क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखो दो संख्या गुणनफल क्या, जो दो संख्या दे रखी कौन सी, 26 और 91, तो 26 इंटू 91, इनका क्या करना गुणनफल, गुणा को बोला है, इक्वल टू एचसीएफ क्या 13 गुणा एलसीएम क्या 182। अब इन दोनों गुणा करें, जैसे आप इसका गुणा इसका गुणा करोगे तो इसको देखो, इसका गुणा आएगा 23 66, आप खुद कर लेना, इसका भी 23 66 ही आएगा, दोनों क्या गया बराबर, यही हमारा क्या आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 510 और 92। देखिए जरा, ये दूसरा क्वेश्चन है,
510 है और ये 92। देखिए जरा इसको कैसे करना है, इसको भी सेम जैसे अभी किया ना मैंने, ऐसे क्या करना है, पहले तो 510 की गुणनखंड निकालो, 2 भाग किससे जाएगा, 2 से जाएगा, कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 पंजे की 10, फिर 2 पंजे की 10, 255 बार गए। अब देखो 3 से जा सकता है क्या, 3 8 24, हाँ बिल्कुल जाएगा, 3 8 24, 3 पंजे 15। अब 3 से जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अब 5 से जाएगा सीधा, 5 कम 5 से 7 बार, 5 7 35, और फिर 17 से जाते हैं, 17 का एक बार ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब मैंने 510 का निकाल, अब ऐसे ऐसा 92 का निकालना है। क्या करते, 2 से देते पहले, हाँ 2 चौका 8, 2 6 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 6। अब 223 नहीं जाएगा, तो 23 एक अभाज्य संख्या, तो 23 से ही जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या समझा, एचसीएफ वो होता है जो कि दोनों में कॉमन हो। देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है क्या, इधर 2 है क्या, बिल्कुल है, तो मैंने 2 लिख लिया। अब अगली संख्या देखो, 3 इधर है क्या, नहीं है, 5 इधर है क्या, नहीं है, 7 इधर से नहीं है, अर्थात इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। फिर लेते एलसीएम। एलसीएम की समझा कि जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, साथ में जो बच गई संख्या वो भी लिखना है, जैसे कि 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू ये 2, 1 2 तो हो गया था, तो ये 1 2 बचा ना, ये भी लिख लिया, और लिख लिया मैंने 23, ये 23 हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे इनका गुणा करेंगे, देखो आप घर पर आराम से कर लेना, इसका गुणा करने पर आप, मैं लिख देता हूँ सीधा, क्या आएगा, इसका गुणा करने पर आएगा, जो एग्जाम में आता है आपको खुद को ही करना है, इसका गुणा करने पर आएगा 23,460। अब देखो क्या बोला था उन्होंने कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर, ये जो सूत्र था क्या था वो, कि दो संख्याओं का गुणनफल, या ऐसा आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार, नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है प्रश्नानुसार। ठीक है, और इसके नीचे ऐसा लिख सकते हो गुणनफल क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होगा जो एचसीएफ, हाँ एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्या का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्या 510 और 92 को, इनको दोनों को क्या करना है, गुणा करना, 510 और 92 का आराम से गुणा करना, आप 10वीं में याद होगा। इससे क्या होगा, 2 इंटू एलसीएम क्या होगा, 23,460। अब देखो अगर जब आप इनका करोगे गुणा, तो इनका गुणा करने पर आपकी संख्या क्या प्राप्त होगी, चलो देखो मैं कर लेता हूँ। एक का देखो, 2 का जल्दी हो जाएगा, 2 का 0, 6 दूनी 12, 2 8 से 1, 4 दूनी 8 और 1 9, हाँ, और 3 दूनी 6 और 4 का 4, ऐसा कैसा इधर ही आएगा 46,920, यही क्या है हमारा, ये दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है। ठीक है, 46,920, 46,920, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा ही होगा। अब हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन बच गया, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, पर मैंने पहले बोल रखा था कि मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर हो रहा है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन 336 और 54 का। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको भी कर ही लेते हैं। 336 और 54 का, ठीक है, 336 और 54 का। देखो हल, मैंने क्या किया, हल लिख दिया। पहले 336 का हम क्या करते, गुणनखंड निकालते हैं। पहले 2 से भाग दो, 2 1 कम 2 बच गया, 1 2 6 12 बचा, 1 2 8 16, फिर 2 से भाग दो, क्योंकि पीछे सब में 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2, 2 चौक 8, 2 दूनी, अब 2 से उड़ जाएगा, 2 1 कम 2 21 का बचा लगा। अब देखो अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि पीछे क्या है, विषम संख्या आ गई, तो हम 3 से दे, 3 7 21 और 7 का देंगे, 7 1 कम 7, लास्ट तक 1 तक लाना। ठीक, अब 54 का देते हैं। ठीक, इसी प्रकार मैंने लिख दिया 54, देखना जरा, 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, अब 27 का 3 नमी की 27, फिर 3 से 3 3 और फिर 3 कम 3। अब देखो क्या करना, क्या इसका निकालना हमें एलसीएम और एचसीएफ। पहले निकालते एचसीएफ। देखो एचसीएफ क्या होगा इसका, पहले दोनों का मतलब इधर 2 है, इधर 2 है, देखो मैं रेड पेन से करता हूँ, इधर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2,
और कोई संख्या भी है क्या? और दो एक और है क्या? इधर नहीं, नहीं तीन है क्या इधर? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखो एक एक तीन यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी। तो इसको कैसे करना, दो भी है और तीन भी है। अब सात इधर है, सात इधर नहीं, मतलब दो और तीन दोनों में कॉमन है। तो जो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ होगा तीन दूनी दो तिया छः। ठीक, तो इसका एचसीएफ हो 6। अब जो एलसीएम में है, एलसीएम में क्या करना है, जो बाकी संख्या वो लिख देते हैं। ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं, जो बाकी संख्या बची है, पहले तो ये लिख लो 2 × 3, 2 × 3। और देखो ये दो तो हो गया है, बाकी ये वाला दो नहीं आता, ये 1 2 3, ये वाला दो नहीं, तो एक तो लिख दिया मैंने, 2 और 3। अब ये 3 तो मैंने लिख दिया है, ये 7 बचा था। अभी देखो 1 2 और 1 3 तो गया, ये दोनों 3 बचे थे। ठीक, अब इनका आप करना गुणा। जब इनका आप गुणा करोगे तो इनका आएगा गुणा 3024। क्या आएगा एलसीएम? 3024। देखो दोस्तों, मैंने अभी तक मतलब कितने क्वेश्चन करवा दिया आपको, ये तीसरा क्वेश्चन एक ही प्रकार का। अब इसमें क्या लिखा है यहाँ पे लिखना, आप जरा यहाँ लिखना प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे आप? लिखोगे प्रश्नानुसार। करने के बाद देखिए जरा, अब लिखना कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ, सॉरी एलसीएफ मतलब गुणा एलसीएम। देखो दो संख्या गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी, ये वाले 336 और 54, 336 और 54 को लेना, और इधर बरोबर करके क्या लिखना, एचसीएफ। एचसीएफ क्या, जो हमारा आया था अभी 6 गुणा करना एलसीएम 3000। जब आप इन दोनों गुणा करो तो बराबर आ जाएगी, आपको खुद को करना है, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, और यहाँ तक मैंने क्वेश्चन करवा दिया, बाकी सही है, वो गुणा खुद ही कर लेना। हम अगला क्वेश्चन तो पढ़ते हैं बिना समय गवाए। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला कि अभाज्य, दूसरा हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात। देखो एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखते हैं जरा प्रश्न क्रमांक तीसरा। तो दोस्तों मैंने लिख दिया इधर प्रश्न क्रमांक तीसरा, तीसरे का पहला। तो तीसरे का पहला क्या है, 12 15 है और है 21, 12 15 21, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो ठीक है दोस्तों, कैसे मैं बताता हूँ कैसे क्या करना आपको, इसी प्रकार जैसे कि हम अभी तक करते आए। देखिए जरा, मैंने लिख दिया इधर हल। पहले मैं 12 करता हूँ, ये ठीक है, 12 दिख रहा होगा आपको। 12 का 2 से कितनी बार होगा, 2 × 12, फिर 2 से 2 या 6, फिर 3 से 1 बार, 12 का हो गया। फिर 15 का 3 से जाएगा, 3 पंजे की 15, फिर 5 से जाएगा, 5 ही कम 5। ठीक है, फिर 21 का 3 शतक 21 और 7 से जाएगा 1 बार। ठीक है, अब ऐसे वह चीज है जो क्या होगी, तीनों में कॉमन होनी चाहिए। ऐसे भाई कॉमन चीज होती है ना, मैंने लिख दिया एचसीएफ। ऐसे के जो तीनों में कॉमन, यहाँ देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, 3 इधर 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 है। देखो जरा यहाँ से देखना, 3 यहाँ पर भी है, ये रेड के पेन से मैं कर रहा हूँ, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, 3 क्या तीनों में कॉमन है, तो वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो कॉमन है पहले तो वो लिख लो, बाकी जो बचे वो लिख लो। जैसे 2 यहाँ पे 2 बार बचे तो 2 को 2 बार लिख लो, यहाँ पे 1 3 हो गया, 5 बचे वो लिख लो, और यहाँ पे क्या बच गया, 3 तो हो गया, बच्चा कितना 7, तो क्या हो गया हमारा एलसीएम। अब इनका कर दो गुणा, तो इनका गुणा करना देखो कितना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, देखो ऐसा मत को, 3 दूनी 6, 6 7 42, 42 का 10 में करो 420, ये क्या आएगा हमारा आंसर रहेगा। देखो कुछ नहीं किया मैंने, गुणा किया, सबका अपना अपना तरीका होता है, आप गुणा कर लेना, 420 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक तीसरा भी हमारा सोल्व हुआ। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पे। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने 12 15 21 किया, अभी 2 और बचे हैं। देखिए जरा, 2 और करने हैं हमें,
17, 23, 29 और 8, 9, 25 का। ठीक है, 17, 23, 29 का कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये तीसरे का दूसरा है। ठीक है, 17 है, 23 है और है 29 है। देखिए इसका कैसे करेंगे हल। फिर से ब्लर हो गया। ठीक है, हो गया। देखो 17 का हमें गुणनखंड निकालना। 17 देखो अभाज्य संख्या, तो 17 स्वयं 17 से ही कटेगी। और 23 भी अभाज्य संख्या, तो 23 भी स्वयं 23 से ही कटेगी। और 29 भी एक अभाज्य संख्या, तो 29 भी 29 से ही कटेगी। तो क्या हम ये बोल सकते हैं इनका एचसीएफ क्या होगा। देखो अपना दिमाग लगाओ, एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ होता है जिसमें देखो मैं समझाता हूँ। एचसीएफ वह संख्या है जिसमें तीनों भाग जाना चाहिए, तीनों में। तो तीनों में किससे भाग जाएगा, एक से। अरे गुणनखंड अभी निकालते सके। एक वह संख्या जिसमें सबसे भाग जाएगा, तो एक क्या इसका एचसीएफ है। और एलसीएम क्या होगा। देखो एक तो लेना ही है, जो यहाँ बचा 17, यहाँ बचा 23 और यहाँ बचा 29। इनका क्या करना, गुना। जब इनका आप गुना करोगे तो इनका गुना आएगा 11,339। ठीक है, यही हमारा आंसर है। देखिए अगर इधर जगह बचे तो हम क्या यहाँ पर आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है वो भी। तीसरा क्वेश्चन है, ये है 8, 9, 25 वाला। 8, 9 और 8, 9 है और है 25। देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले इसका करेंगे हल। 8 का हम गुणनखंड निकालते हैं, किससे जाएगा, 2 से। 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 बार। ठीक है, अब करते हैं 9 का। देखो 3 से 3 3 9, 3 से 3 1 3। 25 का करते हैं। 25 का 5 25, 5 का 5। एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ क्या होगा। देखो कॉमन, देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पे तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 1। अब एलसीएम बड़ा लंबा जाएगा। एलसीएम में देखो एक तो लेना ही है, क्योंकि एचसीएफ है 2 इंटू फिर 2 फिर इंटू 2। ये जो बच जाते हैं उनको लेना है एलसीएम में। अब यहाँ पे क्या बच गया, देखो 3 और 3 और यहाँ पे 5 और 5। अब इनका करना गुणा। आराम से करके बैठना। तो इनका गुणा जब करोगे तो आपको मिलेगा 1800। तो ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। तो ये रहा हमारा यहाँ पर एचसीएफ और ये यहाँ पर हमारा एलसीएम। ठीक इधर ये रहा हमारा एचसीएफ और ये रहा हमारा एलसीएम। ठीक है, आई होप कि आपको प्रश्न क्रमांक तीसरे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4 दिख रहा होगा आपको, कहोगे ये वाला। एचसीएफ 306 और 306 और 657 का जो एचसीएफ वो दिया हमें 9 दिया गया। और एलसीएम इन संख्याओं, यही वाली संख्या ये देखिए, इनका ज्ञात करना। कुल मिला के कि जो इनका एचसीएफ दिया हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 4। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है, अब जल्दी लिखना जरा हल। सॉरी नीले पेन से लिखता हूँ हल। क्या हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का अगर जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल, भैया हमने अभी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये होता है दो संख्या गुणा कौन सी, मान लो ए और बी दो संख्या है और उनका गुणा एचसीएफ और अगर एलसीएम करेंगे तो क्या होगा बरोबर। दो संख्या कौन सी, प्रश्न क्रमांक इसमें पढ़ो। दो संख्या कौन सी देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 में देखो दिया 306 और 657। तो 306 और 657 का जब हम गुणा करेंगे तो उसका एचसीएफ दिया उन्होंने 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम हमें
याद करना। अब देखो ये गुणा में जब इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 306 गुणा 657 बटे में हो गया 9 बराबर हो गया एलसीएम। अब 9 से इसमें भाग दो, 9 से कितनी बार जाएगा, 9 7 63 और बच गए कितने 2, तो 9 87 यानी कि 306 का गुणा होगा 73 में, वही क्या होगा हमारा एलसीएम। तो 306 का जब आप 73 में गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 22,338, यही क्या हमारा एलसीएम में। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n ब्लर हो रहा क्या, हाँ, 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे उसको हम। ये पूछा गया है कि जो 6 की घात n है पर 0 पे समाप्त होगी, तो 0 पर कैसे समाप्त होगी, ऐसा पूछा है कि मान लो कोई से 6 की घात n लेंगे तो एक संख्या होगी। देखो इधर समझो, रफ कार्य में समझो पहले आप, वो कहना क्या चाह रहा है कि कोई सी संख्या होगी एक्स वाई जेड है, मान लो कोई संख्या है पर समाप्त हो रही, और लास्ट में क्या होना चाहिए 0, तो एक्स वाई जेड जैसे कि 2 4 6 आ रहा, 2 4 4 आ गया, फिर लास्ट में क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। तो लास्ट में 0 कब होगा, लास्ट टाइम 0 तभी होगा जब या तो 5 और 2 की पेयर बनेगी, 5 गुणा 2 वाली जब पेयर बनेगी तभी 0 आएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। अब 5 और 2 कह सकते हैं, 2 इंटू 5 कह सकते हैं, ये देखो वहां नहीं दिखाई दे रहा, या 2 इंटू 5 कह सकते हैं हम। जब इन दोनों की पेयर बनेगी तभी 0 होगा, 2 पंजे की 10 होता है तभी 0 आएगा। 0 तभी हो सकता है जब उसमें 5 और 2 होंगे, बिना 5 2 का हम 0 नहीं ला सकते। ठीक है, तो हल लिखना जरा इसमें, देखो ये थोड़ा थ्योरी वाला है, इसमें लिखना ही पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 5वां का आंसर हल कि यदि कोई लिखना, ये यदि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, किस पर समाप्त होना चाहती है, 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसका क्या, उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5, एक बार 5 इंटू 2 तो होना ही चाहिए, या तो ये 5 इंटू 2 लिख दो या 2 इंटू 5 लिख दो, होना ही चाहिए। मान लो जैसे मैंने कौन सी संख्या ले लिया अभाज्य गुणनखंड, इधर समझना रफ कार्य के लिए, जैसे कि कोई सी संख्या ले ली 0 वाली जिसमें लास्ट में क्या है 0, जैसे मैंने ले लिया 40 है, अब इसके लास्ट में 0 है, तो क्या इसमें 5 और 2 की पेयर बनेगी। देखो मैं इसका अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ, पहले 2 से देखते हैं कितनी बार गए, 2 दूनी 4, 0 के 0 0, फिर 2 से 2 से 10 बार गए, फिर 2 से 2 से 5 बार गए, फिर 5 से एक बार। देखो मैं क्या बोला 2 और 5 का, तो ये आ गया 5 और इन दोनों का पेयर बन गया। आप कोई सी भी ऐसी संख्या ले लो, चाहे आप 30 ले लो, 30 में 2 के भाग दो 15 बार जाएगा, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से 2, 3 से 5 बार जाएगा, 5 से फिर जाएगा, तो ये 5 आगे 2 आगे, इनका पेयर बनेगा। अगर जो 0 पाना है तो 2 और 5 का पेयर होना जरूरी है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, पर 6 की घात है, तो 6 की घात है, उसमें जब गुणनखंड निकालेंगे तो 6 की जैसे 6 के निकालेंगे, 6 का मैं गुणनखंड निकालूंगा तो 2 से 3 बार और 3 से एक बार, 2 और 3 ही आ रहे इसके गुणनखंड, तो 2 और 3 ही आ रहे, अर्थात क्या, यह हमें 0 पर समाप्त नहीं हो सकती,
नहीं हो सकती, ऐसा लिख सकते हैं हम। देखो सब टीचर अपने अपने हिसाब से लिखा था, आप हो सकता है आपके स्कूल कुछ अलग लिखा है, तो वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं नहीं हो सकते। ठीक, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ठीक है, दो क्वेश्चन और बचे, चलो उनको भी समझ ही लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, देखो प्रश्न क्रमांक 6 क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 6 की व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस की 13 और 6 से लगा के 1 तक आना प्लस 5 दिया, भाज्य संख्या क्यों है। ये भाज्य संख्या तो ये, पर क्यों है ये हमें बताना है। ठीक है, देखो जरा प्रश्न क्रमांक 6, हाँ प्रश्न क्रमांक 6 का हल लिखते हैं हम। देखो पहले संख्या लिख लेता हूँ मैं, क्या क्या संख्या दी है। इधर दिया है 7 गुणा 11 गुणा 13, क्या दिया, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13। ठीक है, और इधर इसको मैं ऐसे लाइन खींच लूँ क्योंकि दोनों को साथ लेकर चलते समझ में आ जाएगा आपको। और इधर एक और संख्या क्या दी गई, 7 गुणा 6 गुणा का 5 गुणा का 4 गुणा का 3 गुणा का 2 गुणा का 1 प्लस का 5। ये अभाज्य संख्या है, सॉरी ये भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, कम से कम, 3 से ज्यादा कितने भी चले, कम से कम 3 गुणनखंड तो होना ही चाहिए। अब मैं इसको कैसे प्रूव करूंगा, इसके 3 गुणनखंड लाने मुझे कैसे लाऊंगा, देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है, तो ये इतनी संख्या अलग है, और ये 13 ही अलग है, ये 13 इसमें भी और 13 इसमें भी, तो मैं 13 क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने ले लिया 13 कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, 7 गुणा 11, ये देखो 13 कॉमन ले लिया, क्या बच्चा 1 प्लस, यहाँ से 13 चले गए तो यहाँ क्या बच्चा 1 बचा। ठीक है, अब ये 13 ऐसे चल रहा है, देखते जाओ। 11 का 1 में करेंगे, 1 का 11 में करेंगे, 11 का 7 में करेंगे तो 77 आ जाएगा। फिर प्लस का 1, ये प्लस का 1 ऐसा ऐसा ही, ये 13 से ऐसा ही, देखो 77 और 1 78। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि 13 का 78 में गुणा, इस ब्रैकेट का मतलब होता है 13 का 78 गुणा। देखो आपको समझ में ऐसा दिख रहा है कि इसके तो दो ही गुणनखंड है कि 13 और 78, पर ऐसा नहीं, क्या मैं 78 को ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, आप समझना। अगर मैं इसे 2 से भाग तो 2 × 6, 2 × 18, 2 हो गए, 3 एक गुणनखंड 2 गुणा। अब एक तो इससे 39 में भी 3 से भाग दूं मैं तो इसके भी हो जाएगा, पर हमें कम से कम 3 गुणनखंड लाने ही है। तो यह संख्या कैसी है, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। ठीक है, देखो इधर देखो, यहाँ +5 है ना, और इधर भी 5 है, तो 5 में ले लेता हूँ कॉमन। यहाँ बचेंगे 7 गुणा 6 गुणा की 4, देखो ये 5 तो ले लिया मैंने, यहाँ पे 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ +1 बचेगा, क्यों, क्योंकि 5 कॉमन ले लिया। अब देखो, अब आप इनका करना गुणा, जैसे आप अगर गुणा करोगे तो मैं बता देता हूँ, आप गुणा करना, ये 7 से लगाकर 6 5 4 3 2 1 तक, 3 का आएगा 1008, गुणा कर लेना आराम से, और फिर प्लस का 1 ऐसा ऐसा बच जाएगा, तो 5 प्लस का 1008 और 1009 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 गुणा 1009। अब देखो मैंने शुरू से बताया कि हर एक संख्या में 1 से भाग जाता है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है कि गुणा 1 में लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 में 1009 में भाग जाएगा, वो 1 से 5 में भाग जाएगा, तो कितने हो गए, 3 गुणनखंड हो गए ना। तो यह भी किस संख्या है, यह भी भाज्य संख्या है। ठीक है, यह भाज्य संख्या है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के ब्लर हो रहा है क्या, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितनी दूरी बाद पुनः स्थान। देखो क्वेश्चन का मतलब यह है, समझो आप, कि मान लो एक वृत्ताकार पथ है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ लिया मैंने, ब्लर बहुत हो रहा है यानी, देखो ये वृत्ताकार पथ है समझना, और यहाँ पर खड़ी है सोनिया जी। अब जो सोनिया यहाँ से यहाँ का जो चक्कर लगाती है उसको टोटल 18 मिनट लगते हैं, सोनिया कितने लगते हैं, 18 मिनट।
पर जब रवि यहाँ से यहाँ तक जाता है, पूरा एक चक्कर लगाता है, तो उसको 12 मिनट लगते हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया। अब दोनों को एक साथ चक्कर लगाना स्टार्ट किया, तो दोनों कब एक साथ यहीं वापस यहीं पे मिलेंगे, कुल मिला हमें ये बताना है। चलो ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 7वां है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे ना, कुछ नहीं करना, जो दिया गया है ना उसका हमें उसका क्या निकालना, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया गया, 12 और 18 का हमें निकाल दो एलसीएम। 12 रवि की चाल है, 18 सोनिया की 12 मिनट उसके, 18 मिनट उसके। ठीक, एलसीएम निकालने से क्या करें, 2 से भाग दो, 2 से 6 बार जाएगा, इसमें जाएगा 9 बार। हाँ, फिर देखो 3 से चला जाएगा, या अभी छोटे छोटे संख्या से पहले 2 से 2, देखो 2 से इसमें गया 3 बार, और इसमें 2 से नहीं जाएगा तो 9 का 9 ही लिख दो। अब 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, फिर 3 से 2, 1 का ऐसे 3 का 1, जब तक गुणा भाग देना जब तक 1 ना आ जाए। अब इनका करना गुणा, वही हमारा एलसीएम होगा कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, देखो 2 दूनी 4 13, 12 12 13 36, तो 36 क्या, ये 36 मिनट है, क्या 36 मिनट है, 36 मिनट बाद क्या होगी, दोनों अगर दोनों को यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, ये रवि 3 राउंड लगाएगा, जबकि ये 2 राउंड ही लगा पाएगी। रवि की कार्य क्षमता अच्छी है कि वो 2 राउंड 3 राउंड लगा देगा। वो ये जो सोनिया है, क्या नाम, हाँ सोनिया है, वो दो ही चक्कर लगाएगी, और दोनों समय एक ही लगेगा कि 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये हमारा आंसर हुआ, और हमारे प्रश्न वाले 1.1 जो 1.1 होकर पूरी खत्म। हम अगले वीडियो में 1.2 पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, सो धन्यवाद।